नमस्कार साथियों, मैं नवीन लाडकियान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों को मैं एक जानकारी दे देता हूं कि देखिए, ये इस चैनल की तीसरी ही वीडियो है और जिस तरह का प्यार और समर्थन आप लोगों से मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। देखिए, ये वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए विशेष रूप से बना रहे हैं। हालांकि हमारे इस चैनल का उद्देश्य काफी व्यापक है, क्योंकि इसमें प्रतियोगी परीक्षा के सभी अभ्यर्थी और उनकी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिल सके उनको इस चैनल पर, इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत रहेंगे। लेकिन जहां तक अभी इस वाली वीडियो की बात है, तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा जो फरवरी 2024 में संपन्न हुई थी 4 पालियों में, उनमें पूछे गए मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। और पहली 2 वीडियो में हम लोग 2 पालियों में संपन्न परीक्षा के प्रश्नों को सोल्व भी कर चुके हैं। आज इसी श्रेणी की ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम 18 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें जो मानसिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे गए हैं उस पर विचार करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। तो साथियों, आइए आज की अपनी इस वीडियो के पहले प्रश्न पर विचार करें। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? देखिए, एक परंपरागत पुलिस व्यवस्था होती है जिसके अंदर अपराध नियंत्रण के लिए परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। बीट पेट्रोलिंग को बढ़ावा देना, गश्त ड्यूटी वगैरह को बढ़ाना, इस तरह के तरीके इख्तियार में लाए जाते हैं और इसके विषय में एक सामान्य समझ आप और हम सभी लोग रखते हैं। एक दूसरा संस्करण है, इसको मॉडर्न डे संस्करण भी आप कह सकते हैं। इसको कहते हैं सामुदायिक पुलिसिंग। इसके अंतर्गत समाज के अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है अपराध नियंत्रण के तरीकों को लेकर। पुलिस द्वारा बहुत सारे जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जाता है ताकि समाज के वर्गों में अधिकाधिक जागरूकता फैले अपराध के विषय में, अपराधियों के विषय में, और वो पुलिस की मदद करे अपराध नियंत्रण की इस प्रक्रिया में। यानी एक आम जन को सिविल पुलिस में कन्वर्ट कर देना ही सामुदायिक पुलिसिंग है। आप इस रूप में भी इसको देख सकते हैं, जहां पुलिस और जनता के बीच में आपसी समझ और विश्वास कायम किया जाता है। इसी का एक उन्नत संस्करण आजकल यूरोपीय देशों में भी प्रचलित है। जब संदर्भ आया है तो बता देता हूं। उसको कहते हैं नेबरहुड क्राइम प्रिवेंशन, यानी पड़ोस अपराध निवारण। खैर, उस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। अभी अपने प्रश्नों के विकल्पों को देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्रश्न की मांग के हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामुदायिक पुलिसिंग के सर्वप्रमुख गुण को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। एक ही बात हो जाएगी। तो इस आलोक में विकल्पों पर विचार करते हैं। समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना। देखिए, प्रतिक्रिया देना तो पुलिस परंपरागत पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत भी करती है, तो इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। स्पेशलाइज्ड वे में हम इसको सामुदायिक पुलिसिंग का गुण नहीं मान सकते। दूसरा विकल्प की समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यही सामुदायिक पुलिसिंग का सर्वप्रमुख गुण है, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प की निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना। देखिए, ये पुलिस की आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया होती है, ये उसका हिस्सा है। इस प्रश्न के साथ इसका कोई संदर्भ नहीं है। चौथा विकल्प की अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस की दृश्यता और गश्त बढ़ाना। तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है हमारा, ये परंपरागत पुलिस व्यवस्था का गुण है। अगर प्रश्न में पूछा गया होता परंपरागत पुलिस व्यवस्था का सर्वप्रमुख गुण, तो फिर डी आंसर हो जाता। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए, बीट पेट्रोलिंग या गश्त ड्यूटी को बढ़ावा देना, ये प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर होता है कि ये परंपरागत पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत एलजीबीटीक्यू अधिकारों को कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं। देखिए, एलजीबीटीक्यू यानी कि लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर कहते हैं इसको। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न में देखा है कि किस तरह भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में इनकी कुछ मांगों को मानते हुए, इनके अधिकारों को कुछ संरक्षण प्रदान करते हुए ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 पारित किया जाता है। अब प्रश्न के हिसाब से ये है कि कुछ धार्मिक समूह हैं जो कह रहे हैं कि साहब, आप लोगों ने जो इनके लिए कुछ कानून बनाए हैं उन कानूनों से हमारी कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रभावित हो रही है, अतः आप उन कानूनों में संशोधन करें। ये है प्रश्न की डिमांड। तो आइए इसके विकल्पों को देखते हैं। मानवाधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए।
देखिए प्रश्न के साथ इसका कोई अंतर संबंध स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, ये स्वतंत्र रूप से ही एक स्टेटमेंट नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हिंसा की धमकी देने वाले कट्टरपंथी तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी करनी चाहिए। देखिए प्रश्न की भाषा शैली से हिंसा या हिंसा की धमकी स्पष्ट नहीं हो रही है, वहां केवल डिमांड यानी मांग की बात की गई है, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निरोधात्मक गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई उचित नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं में सामंजस्य बैठाने के लिए सामुदायिक बैठकें या चर्चाएं करानी चाहिए। देखिए यही इसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प भी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी समाज के वर्गों के बीच में कुछ मतभेद होते हैं, कुछ विरोधाभास होते हैं, तब पुलिस की भूमिका इसी रूप में सामने आती है कि वो दोनों पक्षों के बीच में कुछ बैठ के कुछ चर्चाएं कराए, ताकि उनके बीच में उन मुद्दों को लेकर के परस्पर सहमति बन सके, एक दूसरे की रीति और नीतियों को जानने समझने का और अधिक मौका उनको मिले। तो अब चूंकि ट्रांसजेंडर नागरिक को कानूनी संरक्षण भी हासिल है प्रश्नानुसार, तब ऐसी परिस्थिति में यही हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा। चौथा विकल्प की समावेशी जीवन शैली को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना, तो ये पुलिस का काम नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए। आपको देखिए आपके एरिया में सेट्स ऑफ मर्डर सामने आते हैं, सीरियल किलिंग भी आप इसको कहते हैं। तो इस तरह के केसेस को सोल्व करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके सबसे उपयुक्त कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, ये प्रश्न की मांग है। आइए आपके विकल्पों को देखते हैं। पहला विकल्प है कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। साथियों यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए सामान्य मर्डर के केस में जो इंटेंशन है वो क्लियर होती है। यहाँ पर एक साइकोपैथ का काम है, यानी मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, और उसको पकड़ने के लिए जब मोटिव ही मर्डर के पीछे आपको उद्देश्य क्लियर नहीं होता ना, तब अपराधी तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और इस केस में एक ही विकल्प आपके पास बचता है कि आप उसके मनोवैज्ञानिक पैटर्न का विश्लेषण करें। कई केसेस में वो केवल लड़कियों को निशाना बनाता है, कई केसेस में वो केवल बच्चों को निशाना बनाता है। तो इस पैटर्न का विश्लेषण करके अगर आपने कुछ तलाश कर लिया तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। तो यही आपका सबसे उपयुक्त जो है कदम रहेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया है। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है आपको। देखिए बच्चों इस तरह के 2 प्रश्नों को हम पूर्व में भी डील कर चुके हैं। इन प्रश्नों का भावार्थ ये होता है, इनके जरिए केवल एक ही चीज की जांच की जाती है कि बतौर पुलिसकर्मी आप कितनी चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। देखिए पुलिस की जॉब आसान नहीं है, चुनौतियों से भरी हुई है। वहां लोगों का सामना भी आपको करना पड़ता है, तनावपूर्ण हालात से भी गुजरना पड़ता है। तो आपके लिए कोई कंफर्टेबिलिटी क्राइटेरिया, कोई कंफर्ट जोन जैसी अवधारणा नहीं है। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन की तलाश में रहता है वो एक उत्कृष्ट पुलिसकर्मी नहीं बन सकता सैद्धांतिक रूप से। आप इस आलोक में अगर विकल्पों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो बी विकल्प है, बी विकल्प है कि स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। यही आपका सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। आपको एक उद्योगपति द्वारा कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है आपको। देखिए इस तरह के प्रश्न हम पूर्व में भी देख चुके हैं, जहां बतौर पुलिसकर्मी आपकी सत्यनिष्ठता की, दृढ़ता की, कर्तव्य परायणता की, इन तमाम गुणों की जांच की जाती है। तो इसी आलोक में अगर देखें तो मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये एक गैर पेशेवर व्यवहार माना जाएगा बतौर पुलिसकर्मी, क्योंकि व्यक्तिगत निपटान का मसला नहीं है, यहाँ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निपटान किया जाना है। दूसरा विकल्प की धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यही आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बतौर पुलिसकर्मी यही पेशेवर व्यवहार आपसे अपेक्षित है, इसी के लिए आपकी तैनाती की गई है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प की किसी भी अन्य गवाह रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए। ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो केस के संदर्भ में तो निश्चित रूप से आपको ऐसा करना चाहिए। चौथा विकल्प की कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए। तो ये भी एक गैर पेशेवर व्यवहार हो जाएगा।
आपको सबूतों की रोशनी से न्यायालय को अवगत कराना है ताकि वो एक पारदर्शी और निष्पक्ष फैसला दे सके। यही आपका कर्तव्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती है। यानी कुछ ट्राइब्स हैं, कुछ जनजातियां हैं जो आपसे शिकायत कर रही हैं कि साहब हमें समाज के फला वर्ग, समुदाय या लोगों के द्वारा अपराधी समझा जाता है। तो इस संबंध में वो आपसे शिकायत कर रही है। आपके विकल्प हैं कि बलात् कबूलनामे यानी स्वीकारोक्ति की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। देखिए, प्रश्न की भाषा से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ कोई जबरदस्ती वाला भी कोई एक्ट अंजाम दिया जा रहा है क्या। कहने का मतलब ये है कि उन ट्राइब के लोगों से जबरदस्ती ये कबूल कराया जा रहा हो कि नहीं, कहिए कि आप अपराधी है, इस तथ्य को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह का कोई भी एक्ट प्रश्न में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प की वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करना चाहिए। देखिए, ये अगर इस तरह का कार्य आवश्यक हो भी तो ये सरकार का कार्य है, ये पुलिस का कार्य नहीं है। अगले विकल्प को देखते हैं। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदाय के साथ बैठ के कराना चाहिए। साथियों, यही प्रश्नानुसार हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपसी समझ और सहभागिता दृष्टिकोण का विकास ही इस तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिला सकता है उस ट्राइब के लोगों को। क्योंकि जब समुदाय के लोगों का इंटरेक्शन होगा उन जनजाति के लोगों के साथ में, तभी वो उनके विषय में अधिक स्पष्टता के साथ कुछ देख पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तभी वो जान पाएंगे कि दरअसल हमारी जो अवधारणा थी ये कि ये अपराधी हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, अपराधी नहीं है। या जिस भी तरह की अवधारणा उन्हें बनानी है, कम से कम वो पूर्वाग्रहों से रहित होकर के एक एक्चुअल अवधारणा बन पाएगी। तो यही हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा। चौथा विकल्प की पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए। पहले तो ये पुलिस की डायरेक्ट कार्य पद्धति का हिस्सा नहीं होते इस तरह के कार्य। दूसरी बात ये कि देखिए, पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है या नहीं है, इस संबंध में भी अस्पष्टता है। हो सकता है वो पुरानी परंपराएं ही रही हो जिनकी वजह से इनको अपराधी समझा जाता हो सकता है उनमें सुधार की आवश्यकता हो, ना कि उनको पुनर्जीवित करने की। तो इस अस्पष्टता की स्थिति में ये विकल्प भी हम खारिज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। आपके विकल्पों के अनुसार आपका जो बी विकल्प है, आरोप पत्र, ये आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्योंकि पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। अन्य विकल्पों की टेक्निकलिटी को भी देख ही लेते हैं। जमानत आवेदन, आप जानते ही हैं कि किसी भी दोषी आरोपी व्यक्ति द्वारा अदालत से किया जाता है जमानत प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा जो गिरफ्तारी वारंट है वो न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संदर्भ में जारी किया जाता है। आपका डी विकल्प जो है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वो पुलिस द्वारा किसी भी मामले का प्राप्त पहला लिखित संज्ञान होता है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर भी कहते हैं। इससे आप सभी लोग परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ वंचित वर्ग की महिलाएं, जिसमें तलाकशुदा महिलाएं हैं, एबेंडेंट वीमेंस शामिल हैं, उनको कुछ धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला देते हुए कि देखिए साहब, हमारे धर्म में या हमारे रीति रिवाजों में ये बात कही गई है, इसके आधार पर उनको एक इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है उससे वंचित किया जा रहा है प्रश्नानुसार। तो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको क्या एक्शन लेना है। देखिए, इससे पहले कि हम इस प्रश्न के विकल्पों पर विचार करें, एक दो सामान्य चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया गया है मूल अधिकारों में, लेकिन समानता का अधिकार वहां पर कायम है। यानी कि लिंग के आधार पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और रही बात धार्मिक रीति रिवाजों की, तो हमारा देश संविधान में उल्लिखित एक व्यवस्था से चलता है। किसी भी प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज केवल धर्म की सीमा के अंतर्गत तो अनुकरणीय हैं, लेकिन अगर वे किसी के अधिकारों के रास्ते का रोड़ा बनते हो तो ऐसे किसी भी रीति रिवाज की यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है। इस बात को स्पष्ट करें, भारत में रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन ही सर्वोपरि है और उसका सुनिश्चय करना ही पुलिस का काम है। विकल्पों को देखते हैं। हमारा पहला विकल्प है, यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामलों को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। देखिए, मानदंड चाहे कितने भी प्राचीन क्यों ना हो, अगर वो किसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं
तो उन पर लगाम लगाई ही जानी चाहिए। देश में कानून का शासन है, हम देख चुके हैं। तो इसी आधार पर हम उन मानदंडों को ही खारिज कर देंगे जो कानून के रास्ते में आकर किसी के अधिकार को छीनते हुए नजर आएंगे, ना कि हम उस मामले को खारिज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों में भेजना चाहिए। देखिए, तटस्थ रूप से तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि न केवल इस तरह के केसेस के लिए बल्कि देश में जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी के बारे में बात की जाती है, उसके समाधान के रूप में फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है। और ये एक अच्छी चीज है, लेकिन प्रश्न के संदर्भ में अभी प्रासंगिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। सेम बात है इस विकल्प के बारे में भी, क्योंकि देखिए बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस तरह के अभियान संचालित किए जाते हैं समय समय पर, लेकिन अभी प्रश्नगत जो संदर्भ है उसके लिए इससे बेहतर विकल्प डी के रूप में हमारे पास मौजूद है। आइए देखते हैं। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। देखिए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानदंड चाहे कितने भी प्राचीन क्यों ना हो, अगर वो किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो उसके विषय में एक पर्याप्त जागरूकता फैलाना और उससे संबंधित कानूनों की जानकारी देना पुलिस का कर्तव्य भी है, और कहीं ना कहीं वो पूर्व चेतावनी की एक प्रणाली भी है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपके विकल्प है कि टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए। देखिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी ये कार्य के करने की दक्षता से संबंधित एक प्रसंग है, जिसका प्रश्न की परिस्थिति से कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रश्न में ये परिस्थिति पैदा ना भी हुई होती, तब भी हो सकता है आप कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए उसको बांटते या तो ना बांटते। तो प्रश्न की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है ये विकल्प। दूसरा, निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ही विषम परिस्थितियों में तो आपकी दृढ़ता की पहचान होती है, और ऐसे में आपको बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होता है। तीसरा विकल्प की ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। तो देखिए, समाचार छुपाने का या बताने का फर्क आप ही पर पड़ना था, आप ही को मालूम है, तो इस बात का कोई अर्थ अब बचा नहीं। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा कि अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ऐसे में देखिए, परिवार के प्रति भी एक अटेंशन आपकी बनती है, फर्ज के प्रति भी आपकी एक अटेंशन बनती है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक विकल्प यही रहेगा कि पूरा प्रभार अपने पास रखते हुए आप परिचालन अधिकार अल्प समय के लिए अपने डिप्टी को सौंप दें। बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको, देखिए, इस प्रश्न की टेक्निकलिटी को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी थेफ्ट या इम्प्रेजेंटेशन क्राइम होता क्या है, प्रतिरूपण अपराध कहते किसे हैं? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति आप बनकर कोई एक्ट करता है सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, और जहां आपकी पहचान को वो क्षति पहुंचाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आपकी फेसबुक प्रोफाइल को कोई हैक करके और आप बनकर कोई आपत्तिजनक पोस्ट या कोई फोटो वगैरह सर्कुलेट करे, तो ये मामला प्रतिरूपण अपराध का मामला कहा जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके विकल्पों को देखते हैं साथियों। टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों की आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। देखिए, प्रश्न के हिसाब से यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। टूल वारंट क्या होता है? देखिए, तकनीकी रूप से आप समझे कि जो तकनीकी चीजों की जानकारी हासिल करने के लिए, यानी टूल्स के माध्यम से, भाई तकनीकी संपत्तियों की आपको जांच करनी है, आईटी प्रोफाइल की जांच करनी है, तो ऐसे में जो वारंट लिया जाता है उसको टूल वारंट कहते हैं। तो उसके तहत कुछ संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया जाता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में फिर उनकी आईटी यानी प्रोफाइलिंग से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनकी जांच कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया जाता है, अगर वो दोषी लगते हैं तो यही विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। अगले विकल्प को देखते हैं। किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना चाहिए। देखिए, फिशिंग किट क्या होती है, आप इसे समझे। किसी भी ऑनलाइन आपराधिक गतिविधि या आईटी एक्टिविटी की जो ए से जेड तक का एक पूरा चक्र है, वो एक फिशिंग किट है। और इसको रिवर्स इंजीनियर करने से अभिप्राय ये है कि मान लिया कोई घटना हुई, जैसे कोई फोटो या वीडियो अपलोड की गई आपके प्रोफाइल पर आप बनकर, तो कब वो फोटो अपलोड की गई, क्या समय था, किस सर्वर के तहत ऐसा किया गया, तो कुल मिलाकर के उस पूरी कैलकुलेशन को रिवर्स करके ए तक पहुंचने का एक प्रयास किया जाता है, और उसके माध्यम से संदिग्ध को पकड़ने का एक अभियान चलाया जाता है।
लेकिन इस पूरी व्यवस्था के सिस्टम को आप समझे कि सबसे पहले टोल वारंट के तहत आईटी संपत्तियों का विश्लेषण कर कुछ संदिग्धों की पहचान की जाती है। उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो रिवर्स इंजीनियर मैकेनिज्म को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये इसका एक क्रम होता है। तीसरे विकल्प को देखते हैं कि बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अव्यावहारिक विकल्प है। हो सकता है कुछ विशेष केसेस में ऐसा पुलिस को करना पड़ जाए, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास बेहतर विकल्प मौजूद है तो हम उन्हीं के साथ मूव ऑन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपके विकल्प है कि निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कानून के रक्षक उसके प्रहरी आप हैं। ग्राम सभा के दायित्व कर्तव्य अलग हैं। हालांकि ग्राम सभाएं इस तरह के मामलों में अपनी भूमिका निभाती रही है, पर चूंकि ये मामला अब आपके संज्ञान में आया है तो ये आपका फर्ज बनता है कि इसके निपटान के लिए आप उचित संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करें। दूसरा विकल्प की यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। देखिए यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया एक तो लड़की खुद जान गई पड़ती है, दूसरा ये कि वो बालिग भी है, तीसरा ये कि लैंगिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है। तो इसको बहुत सावधानी से दक्षता के साथ में टैकल करना आपको आना चाहिए। तीसरा विकल्प कि पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए फुसलाया है या नहीं फुसलाया है, जब तक ये बात साबित ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई गलत हो जाएगी। इसी तरह विकल्प डी कि अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए, ये भी कार्रवाई गलत हो जाएगी जब तक ये साबित ना हो जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त होती है। आपके विकल्प दिए गए हैं कि प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। साथियों यही प्रश्नानुसार विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर देने की शक्ति रखने वाला एक इशू है। तो ऐसे में अविलंब सुरक्षा अधिकारियों के पास उस जोड़े को भेज देना ही सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई होगी, दिए गए विकल्पों के आधार पर अगर हम देखें तो। दूसरा विकल्प कि जोड़े को सार्वजनिक बातचीत संपर्क से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन हो जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि बतौर पुलिसकर्मी ये आपकी अक्षमता का भी द्योतक रहेगा कि आपके रहते भी उनको इस तरह की सावधानी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ही पुलिस प्रणाली आप हैं। तीसरा विकल्प कि उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। देखिए वो शादीशुदा जोड़ा है, तकनीकी रूप से तो आप ऐसा सुझाव देने के लिए भी सक्षम नहीं है। चौथा विकल्प की जोड़े को सुरक्षा कवर, घेरा और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह का कोई संदर्भ, इस तरह की कोई मांग उनकी तरफ से दिखी नहीं है, तो आप उन्हें एक सेफ पैसेज किस बात के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी तर्कहीन नहीं है। तो इसलिए विकल्प ए ही आपका श्रेष्ठ विकल्प। तो बच्चों आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर विचार करते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको क्या करना है? आपके विकल्प हैं कि अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप उसकी वैधता की जांच नहीं कर लेते। देखिए ट्रेड यूनियंस को एक वैध साधन के रूप में हड़ताल का आंशिक अधिकार निर्धारित कानूनी सीमाओं के अंतर्गत प्राप्त है। तो जब तक वो उसका कानूनी रूप से उल्लंघन करते आपको नजर नहीं आ जाए, जब तक आप वो जुर्माने की और शुल्क की कार्रवाई नहीं कर सकते, तो पहले उन कानूनी प्रावधानों के अगेंस्ट उस एक्ट को नापना जांचना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पणधारकों के बीच समाधान संवाद में सहायता करनी चाहिए। देखिए यही श्रेष्ठ विकल्प हो जाएगा कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां के, उनके और जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में विवाद के समाधान के लिए आप बातचीत कराएं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। तीसरा विकल्प की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के लिए प्रयासों को बलपूर्वक रोकना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये तभी करेंगे ना जब वो ऐसा कोई एक्ट करें। अभी तो उन्होंने कुछ किया नहीं है ऐसा। चौथा विकल्प की व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर बातचीत से समाधान ना निकले। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स, छोटे बहन भाइयों को एक सलाह भी देना चाहूंगा। देखिए बच्चों, आप सीखने के लिए हमेशा प्रवृत्त रहें, जिज्ञासु बने।
इसके लिए किसी एग्जाम के नोटिफिकेशन की वेट नहीं की जाती। जिसके अंदर जिज्ञासा होती है वो सीखने के लिए खुद ही प्रवृत्त रहता है, खुद ही चीजों को सीखता है, और एग्जाम जैसे आयोजन उसके लिए आसान होते चले जाते हैं। देखिए, मनुष्य प्रजाति के रिप्रेजेंटेटर हैं आप, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और मनुष्य प्रजाति क्या है? लाखों लाख स्पीसीज से सर्वश्रेष्ठ एक प्रजाति, जो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी तार्किक क्षमता, अपनी जिज्ञासा के लिए जानी जाती है। तो आप अपने अस्तित्व की सही पहचान से खुद को कनेक्ट करें, सीखने के इस मार्ग पर आगे बढ़े, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़े, तो आपके लिए चीजें उसी प्रोपोर्शनेट आसान होती चली जाएगी जीवन में। इसी विचार के साथ मैं नवीन लाठियान आज की इस वीडियो से विदा चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विचार के साथ में, कुछ नए प्रश्नों, नए संदर्भों के साथ में। तब तक आप अपना और अपने परिजनों का खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, हंसिए, हंसाइए, जीवन का लुत्फ उठाइए। नमस्कार।